लेकिन बाजार के आगे की चाल के बारे में बातचीत करने के लिए आपके लिए मौके आगे कहां बनेंगे, ग्लोबल फैक्टर्स कौन से होंगे जो बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पूर्व धुरंधर सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, पहला प्रश्न आपसे ये होगा, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बल्कि सवाल पूछा है और ये कहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है मार्केट को लेकर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, बाजार चला तो है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, ईयर टू डेट अगर हम बात करें 9-10% के आसपास के रिटर्न्स हैं। अब आपके मन में क्या है बाजार की स्थिति को लेकर, सर जरा ये सामने रख दीजिए। सिंपल, मेरा आउटलुक मार्केट में है कि खरीदारी स्टैगर्ड तरीके से करने की, क्योंकि ये जो आपकी स्थिति जो चल रही है मार्केट में कि रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग डीआईआई बाइंग मार्केट को गिरने नहीं दे रही है और एफआई की सेलिंग मार्केट को बढ़ने नहीं दे रही है। तो रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है। तो ऐसी हालत में निवेश अभी करना चाहिए, क्योंकि इसके और भी गिरावट आएगी, उसके बाद मैं सस्ते में मार्केट खरीदूंगा, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि डीआईएस के पास बहुत कैश पड़ा है। एट द सेम टाइम एफआईएस क्यों अभी भी बेच रहे हैं? क्योंकि अर्निंग सीजन तो ठीक ठाक रहा। ओवरऑल आप देखें तो 3500 कंपनी की अर्निंग्स अब तक जो आई है उसमें करीबन 16% की आपको बढ़त दिख रही है, और खास करके फाइनेंशियल्स को निकालें तो 20 से ज्यादा। तो ओवरऑल मगर सेल्स ग्रोथ जो है वो हाई, मीडियम टू हाई सिंगल डिजिट में ही है। यानी कंपनियों ने प्रॉफिट बनाया थ्रू मार्जिन को एक्सपैंड करके, कॉस्ट को कंट्रोल करके, उस तरह से। टॉप लाइन अभी ग्रोथ अभी भी सिंगल डिजिट में है, यानी पूरा जो एक जीडीपी ग्रोथ अभी भी स्टॉक मार्केट कंपनीज में अंदर सही तरह से दिखा नहीं। तो आने वाले दिन में, क्योंकि फेस्टिव सीजन जैसे आपको पता है खाली 7 दिन 8 दिन आपको पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में दिखे, तो इस क्वार्टर में पूरा जो फेस्टिव सीजन का सेल्स है वो थ्रू आएगा, और अगले क्वार्टर की नंबर्स इससे भी बेहतर आने की एक मोहब्बत है। तो उस चीज में देखें तो एफआईएस अभी तक ग्लोबल फैक्टर्स के कारण और ट्रेड डील के कारण इंडियन मार्केट में भयंकर निवेश नहीं कर रहे हैं, पर वो दिन बदलेगा और वो जल्द जल्द आएगा। शायद ट्रेड डील साइन हो जाए तो वो जल्दी से हो जाएगा। ट्रेड डील में डिले हुआ फिर भी ये जो इंप्रूविंग अर्निंग्स है, अब कई सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और सब कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से बेटर होगा, और अगले साल के लिए 14% की ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। उस हिसाब से डेफिनेटली एफआईएस के मन में वैल्यूएशंस ठीक बेहतर होंगे, क्योंकि ग्रोथ आके जस्टिफाई करेगी हमारी अभी भी महंगी वैल्यूएशन। तो मेरा मानना है कि यह मौका है कि आपको खरीदना है, क्योंकि जिस दिन एफआईएस की सपोर्ट बढ़ेगी तब मार्केट नए ऊंचे स्थिरों पर पहुंचेगा, और उस दिन का इंतजार करते करते आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मगर एट द सेम टाइम स्टैगर्ड तरीका मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी भी इंटरनेशनल फैक्टर्स में फेड की रेट कट होगी या ना होगी, क्योंकि उधर डेटा का शटडाउन होने के कारण क्लियर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो एक आध फेड के गवर्नर ने कहा है कि मैं फेवरिंग रेट कट हूं, किसी और ने कहा नहीं वेट करना चाहिए। तो उधर एक अनसर्टेनिटी है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के ऊपर वो एफआईएस का थोड़ा एक सावधानी अभी हो रहा है। सेकेंड चीज, ट्रेड डील के बारे में भी क्या होता है कि मोर देन द एक्चुअल डील आप देख रहे हैं कि बातचीत है, जो ट्रंप कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ बात करते हैं, उससे मूड ऊपर नीचे चलता है। तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल जब तक ट्रेड डील साइन होता है रहेगा, और इसीलिए मेरा मानना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये मैं समराइज करूं तो एक कंसोलिडेटिंग मार्केट विद एन अपवर्ड बायस, ये मैं कहूंगा। तो इसलिए ऐसी मार्केट में आपको स्टेडीली निवेश करना डाइवर्सिफाइड तरीके से। क्यों कह रहा हूं? मार्केट में कुछ कॉन्ट्रा के तौर पर आईटी, रियल्टी, जिन्होंने एक साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया। एट द सेम टाइम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में फेस्टिव सीजन का आउटपुट के कारण ऑटो, वहां पे ग्रोथ की रुझान अच्छी दिख रही है। तो मिक्स ऑफ फैक्टर्स है, तो डाइवर्सिफाइड प्ले करना बेहतर होगा। कुछ वैल्यू सेक्टर्स जैसे आईटी होते हैं, कुछ ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है, दोनों मिला के करना ही उचित होगा। तो मेरा एक समरी वही है कि ये एक निवेश करने का टाइम फ्रेम है। ठीक है, निवेश करने का टाइम फ्रेम है। सेकेंडरी मार्केट की तो बातचीत होगी। सुनील सर, प्राइमरी मार्केट पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे।
क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड फाइलिंग हुई, मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के रिकॉर्ड फाइलिंग हुई है आईपीओज की। 91 आईपीओज आए हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अब तक जुटाए गए हैं, और शायद ये साल जब खत्म होगा तो ये रिकॉर्ड मनी रेज होगा आईपीओज के जरिए। एक बयान की भी चर्चा हो रही है और आज अखबारों की हेडलाइन भी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अब जो आईपीओज हैं धीरे धीरे अर्ली इन्वेस्टर के लिए एग्जिट रूट के तौर पर होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ आईपीओज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों ने पैसे बनाए हैं, ग्रो एक उदाहरण के तौर पर सामने है। लेकिन क्या आईपीओज को लेकर निवेशकों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? पहली चीज, आईपीओज में किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहली चीज क्या देखें, क्या देख के पैसे डालें आईपीओज में? तो ये चीज देखिए कि 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं आईपीओस को। ओके, तो एक है जैसे हमने कहा अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, जैसे पी इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल जिन्होंने रिस्क लिया। दूसरा होता है कि प्रमोटर अपना शेयर डाइल्यूट कर रहा है, जो ओरिजिनल प्रमोटर है, एक्चुअल कंपनी को चलाने वाला प्रमोटर, उसने अपना स्टॉक डाइल्यूट कर रहा है। तीसरी बात होती है कि वो फ्रेश कैपिटल रेज कर रहे हैं अपने फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए। ये इसमें भी आइदर वो ऑलरेडी डेट लेके अपना एक्सपेंशन या कार्यक्रम को शुरू किया, उसको पे डाउन कर रहे हैं, या फिर वो उस पैसे को एडवांस में लेकर आने वाले महीनों में निवेश करने की, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो भी एक्सपेंडिचर है उसके करने के। तो अगर इस हिसाब से देखे, मुझे खाली दूसरी वाली चीज, यानी एक प्रमोटर जो कंपनी को चलाने वाला प्रमोटर आज की मार्केट की प्राइस और वैल्यूएशन को देकर अपना स्टॉक बेच रहा है, तो एक नेगेटिव सिग्नल है। तो ऐसी आईपीओस को मैं कहूंगा कि आप अवॉइड कीजिए। बाकी के 2 होते हैं, वो दोनों अच्छी चीजें, क्योंकि इनिशियल रिस्क कैपिटल को तो एग्जिट जाना है, होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वन, जो निवेश के लिए उठा रहे हैं या डेट को, वो अच्छी आईपीओस हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर होगा, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं। अब आता है सिचुएशन की दाम के ऊपर। तो नेचुरली अर्ली रिस्क जो उन्होंने लिया, उनकी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमाइज करूं प्रॉफिट, उनको मार्केट में कुछ छोड़ने के लिए सोच नहीं होती है, समझे? जो भी है फ्यूचर का अच्छा पोटेंशियल, उसको पूरा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर थोड़ी सावधानी से आपको प्राइस भी देखना जरूरत है। क्या रिटेल निवेशक और अभी जो आईपीओ में आ रहे हैं, उनके लिए कुछ पैसा टेबल पर रख रहे हैं, या पूरा का पूरा प्रॉफिट क्योंकि माहौल ठीक है उसको उठा के जा रहे हैं? तो ऐसी आईपीओ में शायद आप आईपीओ में ना निवेश करें, मगर पोस्ट आईपीओ पीरियड में आप एक स्टॉक एसआईपी की तरह, ये कंपनी अच्छी कंपनियां हैं, खाली दाम उन्होंने प्राइस टू परफेक्शन कर दिया था एट द टाइम ऑफ लॉन्च, तो आने वाले दिन में उसमें करेक्शंस भी आ सकती है। तो एक एसआईपी की तरह उस स्टॉक को खरीदे, बिकॉज कंपनी अच्छी है, इसलिए उसकी जो रिस्क कैपिटल पे ऑफ हुआ सब है, तो आउटलुक अच्छी है, तो इसमें आप स्टॉक एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। और तीसरा जो आईपीओ की मैंने बताया, जो फ्रेश निवेश कर रहे हैं, उनमें तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्यूचर पोटेंशियल होता है ना, वो एक निवेश करने से, डेट को रिड्यूस करना या फिर फ्रेश कैपेक्स करना, उसकी पोटेंशियल एक वी शेप्ड रिकवरी हो सकती है उस कंपनी में। तो वो मार्केट उसको प्राइस टू परफेक्शन नहीं करती है। ऐसे एफपीओस में जरूर आप जम के निवेश कर सकते हैं, बिकॉज उनकी जो फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रिवील होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तब आपको रियल असली उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ पता लगेगा और मार्केट उसको रीप्राइस और रिवैल्यू करेगी। और फाइनली इसके ऊपर एक चीज है कि आपको यह भी देखना चाहिए कि न्यू एज कंपनी है या ओल्ड एज कंपनी है, क्योंकि ओल्ड एज कंपनी में आप जिस तरह से मैंने वैल्यूएशन का कंपैरिजन किया था वो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर्स, नॉन लिस्टेड प्लेयर्स होंगे। पर न्यू एज कंपनीज में ये ओल्ड रूल बुक कुछ सही नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ऐसे तो नई नई जो कंपनियां मार्केट को एक्सपैंड कर रही है, नई इंडस्ट्रीज तो स्टॉक मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, वो न्यू एज में कह रहा हूं, उनमें ना मैं कहूंगा कि आईपीओ में ट्राई कीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट ये सब तो भयंकर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल माहौल कि हाँ न्यू एज है, ये कंप्लीट बदलेगा, कंप्लीट इंडिया, नई इंडिया की नई कंपनियां हैं, ऐसे एक मार्केटिंग पिच और ये होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भयंकर होता है, तो आपको ज्यादा स्टॉक मिलने की उम्मीद नहीं है। पर ऐसी कंपनीज है इंडिया की फ्यूचर, वो मैं मानता हूं। तो इनमें भी मैं कहूंगा कि आईपीओ में भी सब्सक्राइब कीजिए, मगर एक स्टॉक एसआईपी, क्योंकि इनमें भी होता है हाई डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी पोस्ट लिस्टिंग। तो इसलिए मेरा मानना है कि 1-2 साल का आउटलुक रखकर आप इन तरह की आईपीओस में, न्यू एज में आप स्टेडीली हर महीने निवेश कीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं, वैसे एक स्टॉक एसआईपी इन न्यू एज आईपीओस में कीजिए। तो यह है मेरी ओवरऑल समरी ऑफ हाउ टू लुक एट आईपीओस।
सुनील सर, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करने बड़ा आनंद आता है। और ये लिटरली मतलब मैं ईमानदारी से कहूंगा कि 10 मिनट का समय काफी कम पड़ जाता है, क्योंकि आप जितनी बारीकी से, जितनी सरल भाषा में चीजों को सामने रखते हैं, दर्शकों को निश्चित तौर पर मदद मिलती होगी। और ये आईपीओ को लेकर सबके मन में सवाल उठता होगा। आईपीओ की एक तरह से झड़ी लग गई है, 1.5 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते। पिछले साल भी करीब 1.6 लाख करोड़ जुटाए गए हैं, और इस साल फिर से रिपीट हम देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा शायद हो जाए। तो ये लोगों के मन में जो प्रश्न था उसका जवाब लोगों को मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर, आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से अपने पॉइंट्स हमारे सामने रखने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। निफ्टी ने